हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। आई होप आपने इससे पहले के सभी लेक्चर अच्छे तरीके से वॉच कर लिए होंगे और सभी कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में सेट कर लिए होंगे। आज हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू ऑपरेशन। यू ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट्स को हमको आगे भी आने वाले क्लासेस में यूज करने हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है यू ऑपरेशन। तो अगर हम सिंपल वर्ड में यू ऑपरेशन को डिफाइन करना चाहें तो यू ऑपरेशन क्या है? यू ऑपरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फिर से एक बार, मैंने क्या बोला? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस और यू कैन से वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या कहलाएगा? यू ऑपरेशन कहलाएगा। आपके दिमाग में ये बात हिट कर रही होगी कि हमने सेम डेफिनेशन, कुछ इसी तरह का डेफिनेशन वेपोराइजेशन का भी पढ़ा है। बिल्कुल, आपने सही समझा, लेकिन यू ऑपरेशन और वेपोराइजेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। यू ऑपरेशन में लिक्विड गैस में चेंज होता है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे, लेकिन वेपोराइजेशन में लिक्विड गैस में चेंज होता है बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। थोड़ी सी बात इनको हम क्लियर वे में समझते हैं, क्योंकि अगर हम यू ऑपरेशन को समझना चाहें और वेपोराइजेशन से उसको डिफरेंशिएट किए बिना समझ ले तो बात कुछ अधूरी रह जाती है। चलिए, यू ऑपरेशन को हम वेपोराइजेशन से रिलेट करते हुए समझते हैं कि दोनों में किस तरह से अंतर है। पहले हम बात कर लेते हैं वेपोराइजेशन की। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हम वाटर ले लेते हैं। हम एक लिक्विड सेलेक्ट कर लिए, वाटर। ये है वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, हमको पहले समझना है वेपोराइजेशन कैसे होगा यहां पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक बर्नर का सेटअप लगाते हैं ताकि हम इसको हीट कर सकें। तो ये हमने वाटर को हीट करना स्टार्ट किया। जब हम इसके टेम्परेचर को हीट करते करते इसके बॉइलिंग पॉइंट तक रीच कर जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। ये सब आपको पता होगा ही। तो जब हम इसको हीट करते करते वाटर के टेम्परेचर को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करा देंगे तो इस केस में क्या होगा? इस कंडीशन में वाटर के मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से वाटर के वेपर फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। तो ये है लिक्विड और ये क्या हो गया? वेपर। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे वेपोराइजेशन। क्लियर है? तो यहां क्या हुआ? लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर में, लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस में। कब? जब हमने इस वाटर को, जब हमने इस लिक्विड को इसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया, तब जाकर के यहां लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन। ये मैंने यहां लिख दिया। तो हमने भी समझ लिया कि वेपोराइजेशन क्या है। क्लियर बात? वेपोराइजेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और यू कैन से लिक्विड इनटू गैस। गैस और वेपर दोनों का मतलब सेम है। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज वेपोराइजेशन। क्लियर है? अब देखिए, क्या हमेशा लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करने पर ही वो गैस में कन्वर्ट होता है? नहीं होता है। लिक्विड जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर भी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है नदी के पानी का सूखना, तालाब के पानी का सूखना। जब बारिश होती है तो हमारे छत में जो पानी स्टोर होता है उसका भी सूखना, रोड में जो पानी आता है उसका भी सूखना, हमारे कपड़े का सूखना। ये सब क्यों होता है? ये सब होता है यू ऑपरेशन की वजह से। क्लियर है? तो अब हम समझते हैं कि यू ऑपरेशन कैसे होता है। इसको समझने के लिए मैं फिर से एग्जाम्पल लेता हूं वाटर का ही, जरा अच्छे से समझिएगा। ये मैंने कंटेनर ले लिया। बिल्कुल अच्छे से समझेंगे हम इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमेशा लगता है कि यू ऑपरेशन और वेपोराइजेशन दोनों सेम है। तो दोनों में जो छोटा सा डिफरेंस पॉइंट है उसको हमको समझ के चलना है। ये मैंने फिर से क्या कर लिया? वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज कर दिए। ये देखिए,
ये हमारे पास है लिक्विड के मॉलिक्यूल, और लिक्विड के लिए हमने वाटर को सेलेक्ट कर लिया। तो जरा समझिए यहां पर, अगर मैं इसके सेंटर में प्रेजेंट मॉलिक्यूल की बात करूं, इसके बल्क पोजीशन में प्रेजेंट मॉलिक्यूल की बात करूं, तो चलिए देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इस मॉलिक्यूल का। यहां देखिए ये मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग जितने भी मॉलिक्यूल्स है उससे इस तरह से बॉन्डिंग बना के रखा हुआ है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो सेंटर में मॉलिक्यूल है, सेंटर में जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट सभी मॉलिक्यूल से इस तरह से बॉन्डिंग बना के रखा हुआ है, और इस तरह से कंप्लीट बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये बैलेंस्ड कंडीशन में होता है। कैसे होता है? ये बैलेंस्ड कंडीशन में होता है। क्लियर है? और बैलेंस्ड कंडीशन में होने की वजह से लिक्विड के ये मॉलिक्यूल जो सेंटर में प्रेजेंट है, ये बॉन्डिंग को तोड़ करके वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते आसानी से। क्लियर है? डिफरेंस क्या समझिएगा, वेपोराइजेशन की प्रोसेस में हम हीट करके इसके टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर हम हीट नहीं कर रहे हैं। भाई तालाब को कोई हीट करके करता है क्या? नदी के पानी को कोई हीट करके सुखाता है क्या? नहीं सुखाता है। तो यही इसीलिए तो हम लोग इवेपोरेशन के प्रोसेस को समझ रहे हैं ना। तो यहां हमने एक ओपन कंटेनर रख लिया है जिसमें वाटर ले लिया। अब इस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके अलग अलग पोजीशन को देख रहे हैं। जो सेंटर में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो अपने सराउंडिंग के सभी मॉलिक्यूल से इक्वली फोर्स से बाउंडेड है, जिसकी वजह से वो बैलेंस है, और अगर वो बैलेंस है तो वो आसानी से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो इन बॉन्डिंग्स को तोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता? क्लियर है? क्योंकि वो पूरे चारों तरफ से बॉन्डेड है। लेकिन अगर इसी जगह पे हम सरफेस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल की बात करें, ये देखिए ये सरफेस में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल है, चलो मैं इसके एग्जांपल पिक कर लेता हूं। ये मॉलिक्यूल अगर मैं देखूं तो ये इससे बॉन्डिंग बना के रखा है, इससे बॉन्डिंग बना के रखा है, इससे बनाया है, इससे मतलब अगर मैं एक ओवरऑल वे में देखूं तो यहां जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो सिर्फ यहां लोअर पोजीशन में बॉन्डिंग बना पाया है, लेकिन इसका जो अपर पोजीशन है यहां पर मॉलिक्यूल ना होने की वजह से कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो इसके नीचे में तो बॉन्डिंग है लेकिन ऊपर में बॉन्डिंग नहीं है। इसका मतलब ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है ये कैसा है? ये अनबैलेंस्ड है। क्लियर है? और अनबैलेंस्ड होने की वजह से अगर इसको बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर भी मिलता है तो भी वो इन बॉन्डिंग्स को ब्रेक करके वेपर के फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है? तो जो मॉलिक्यूल बल्क में प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूल सेंटर में प्रेजेंट है, उसको अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो लगभग किसके इक्वल होगा? उसके बॉइलिंग पॉइंट के वैल्यू के इक्वल होगा। जैसे मैं अगर वाटर से कंपेयर करूं तो जो बल्क में प्रेजेंट है इनको तोड़ने के लिए लगभग 100 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? कितने की रिक्वायरमेंट है? 100 डिग्री सेल्सियस की, क्योंकि यहां पर ये बैलेंस्ड है, सभी तरफ से बॉन्डेड है। बट जो सरफेस में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो हाफ ही बॉन्डेड है। इनका देखो अपर पोर्शन बॉन्डेड नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं? ये मॉलिक्यूल्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे ही ये स्केप हो सकते हैं। क्लियर है? और जब ये स्केप होंगे, देखिए अब यहां पर जो अपर सरफेस में जितने भी मॉलिक्यूल है सभी पे क्या है? कम बॉन्डिंग है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी के सभी इस तरह से वेपर के फॉर्म में स्केप आउट हो जाएंगे। और जब ये ऊपर वाला लेयर एक बार स्केप आउट हो गया, वेपर के फॉर्म में चला गया, तो अब अगला इस सरफेस की बारी है, फिर ये भी वैसे ही चला जाएगा, फिर इस सरफेस की बारी है। तो ऐसा करके धीरे धीरे पूरे के पूरे वाटर क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे। और इसी प्रोसेस के थ्रू तालाब का पूरा पानी गर्मी के दिनों में सूख जाता है, नदी का पानी भी सूख जाता है, जो रास्ते में पानी पड़े रहते हैं वो भी सूख जाते हैं, हमारे कपड़े भी सूख जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि वहां धीरे धीरे सरफेस के मॉलिक्यूल पहले ऊपर सरफेस गया, फिर उसके नीचे वाला सरफेस गया, इस तरह से सभी जो वाटर है वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो अब अगर हम इवेपोरेशन को डिफाइन करना चाहें, चलो मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, ये सभी क्या है? वेपर हैं। तो अब अगर हम इवेपोरेशन को डिफाइन करना चाहें तो क्या क्या बात है जिसको हमको ध्यान में रखनी है? पहली बात तो यह है कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। क्या है? इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें सरफेस के पार्टिकल ही पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्ट बल्क के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बल्क के मॉलिक्यूल तब पार्टिसिपेट करते हैं जब वो सरफेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जब उनके ऊपर के सारे सरफेस
वेपर के फॉर्म में स्केप आउट हो जाते हैं। क्लियर है? तो पहली बात तो ध्यान में रखनी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इवापोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, जबकि वेपोराइजेशन में जब हम 100 डिग्री सेल्सियस मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते हैं तो बल्क के मॉलिक्यूल भी बॉयल होकर के वेपर के फॉर्म में स्केप आउट हो जाते हैं। क्लियर है? तो पहली चीज ध्यान रखनी है कि यहां वेपोराइजेशन क्या है, ये एक बल्क फिनोमिना है, जबकि इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये प्रोसेस हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पर ही कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर की नीड नहीं है, जबकि वेपोराइजेशन पे बॉइलिंग पॉइंट की नीड होती है। क्लियर बात? और तीसरी कॉमन बात जो दोनों में है, दोनों में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? तो अब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना इन विच liquid changes into vapor or you can say liquid changes into gas at any temperature below its boiling point। क्लियर है? क्या बोला मैंने, फिर से एक बार समझिए। इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? जबकि अगर हम वेपोराइजेशन को डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, इट इज अ बल्क फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर बात है? तो इस तरह से हमने समझ लिया कि इवापोरेशन क्या है और वेपोराइजेशन क्या है, दोनों एक दूसरे से किस तरह से थोड़े से अलग है, इस बात को भी हमने समझ लिया। क्लियर है? फिर से एक बार मैं रिवाइज कराता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है। इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, ठीक है, और ये बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम समझेंगे कि इवापोरेशन को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर पे इवापोरेशन डिपेंड करता है, इनको समझते हैं। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे। इट इज अ सरफेस फिनोमिना in which liquid changes into gas or you can say vapor at any temperature below बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो अभी हमने समझा कि इवापोरेशन क्या है और इवापोरेशन वेपोराइजेशन से किस तरह से अलग है। इवापोरेशन के एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिएगा। इवापोरेशन के एग्जाम्पल हमारे लाइफ में कहां कहां पे देखने को मिलते हैं, नदी के पानी का सूखना, पॉन्ड के पानी का सूखना, हमारे कपड़े जो धोने के बाद सूखते हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इवापोरेशन के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि इवापोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारे सामने आता है वो है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा इवापोरेशन उतना ही ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना कम होगा इवापोरेशन उतना ही कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो मॉलिक्यूल को इवापोरेट होने के लिए कांटेक्ट सरफेस भी ज्यादा मिल जाएगा। इसी वजह से हम कपड़े को क्या करते हैं, धोने के बाद ऐसे निचोड़ते हैं, फिर उसको फैला के सुखा देते हैं। ऐसे ही नहीं सुखा देते हैं, फैला के सुखाने की वजह से क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इवापोरेशन का प्रोसेस जल्दी से होने लगता है और हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगर हम कपड़े को ऐसे ही फोल्ड करके सुखा दे तो फिर जल्दी से नहीं सूखेगा। क्लियर है? क्योंकि वहां पर कौन सा फैक्टर काम करता है, इवापोरेशन। तो यहां पर फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट फैक्टर है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। तो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो यहां हम अपने स्टाइल में लिख लेते हैं
इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको शॉर्ट में मैं लिखता हूं एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूं ESA, आप लोग पूरा ही लिखिएगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, इवापोरेशन किस पे डिपेंड करेगा, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम होगा। सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर। अब भाई देखो, बारिश होने के बाद हमने कपड़े को बाहर में सुखा दिया, तो धूप आएगा तो हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, और धूप नहीं आएगा तो लेट से सूखेगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इवापोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। अगर धूप तेज है तो जो रोड में पानी है जल्दी सूख जाएगा, और अगर धूप तेज नहीं है तो फिर वो लेट से सूखेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, यहां फिर से मैं लिख देता हूं इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इवापोरेशन का प्रोसेस उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है। थर्ड पॉइंट जिस पे डिपेंड करता है, थर्ड पॉइंट यहां लिख देता हूं मैं साइड में, थर्ड पॉइंट है विंड स्पीड। ये सभी ऐसे फैक्टर है जिनको आप फील कर पा रहे होंगे। विंड स्पीड, अब देखिए ठंड के मौसम बरसात के मौसम में क्या होता है, बरसात के मौसम में धूप तो आती नहीं है अच्छे से, तो आपने कपड़ा सुखा दिया, और कपड़े सुखाने के बाद आप क्या करते हैं, घर में ही सुखा देते हैं ताकि बारिश से भीगे ना। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, फैन ऑन कर देते हैं। फैन ऑन करने से कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो क्यों सूखता है, क्योंकि वहां पर विंड का स्पीड ज्यादा है। विंड का स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो वाटर के जो मॉलिक्यूल जो इवापोरेट हो गए हैं उनको जल्दी से स्प्रेड कर देता है, जल्दी से बाहर रिमूव कर देता है। तो विंड स्पीड जितना ज्यादा होगा, हवा का बहाव जितना ज्यादा होगा, इवापोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। ये आप लोग फील भी करते हैं घरों में, है ना। चलिए, तो यहां फिर से मैं लिख देता हूं इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। ठीक है, चलो एक फैक्टर और हम देख लेते हैं। फोर्थ नंबर का फैक्टर है ह्यूमिडिटी। पहली चीज तो आपको ह्यूमिडिटी क्या है ये पता होना चाहिए। जब एयर में वाटर के ड्रॉपलेट प्रेजेंट रहते हैं तो उस एयर के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। अब बताइए, जब एयर में पहले से वाटर प्रेजेंट है तो क्या वो वाटर को अच्छे से इवापोरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो फिर इवापोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सो इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्लियर है। ह्यूमिडिटी मतलब एयर में वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना। और ये कब होता है, अक्सर आप देखिएगा जब गर्मी का लास्ट का मौसम आता है, ये लगभग जून के आसपास, जून जुलाई के आसपास में देखिएगा, जो एयर होते हैं उसमें नमी रहता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एकदम चिपचिपाहट लगती है। तो उस कंडीशन में क्या है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो फिर वो इवापोरेट अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से उसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये हमने समझ लिया कि कौन कौन से फैक्टर है जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हमने देखा एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड, विंड स्पीड, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ह्यूमिडिटी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और हम डिस्कस कर लेते हैं, उस टॉपिक को मैं यहीं पे लिख देता हूं। अगला जो हमारा टॉपिक है इवापोरेशन। चलिए एक काम कीजिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए आप। तो अभी हमने समझ लिया कि इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन की वजह से वहां पर का एनवायरनमेंट कूल हो जाता है। ये क्यों होता है जरा समझते हैं। इवापोरेशन कॉज कूलिंग। जब भी इवापोरेशन का प्रोसेस होता है तो वहां पर
कूलिंग फैक्टर एग्जिस्ट करता है, वहां पर का इन्वायरमेंट ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी इवापोरेशन का प्रोसेस होता है तो इवापोरेट मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में इवापोरेट होते हैं, वो अपने एनर्जी को वापस रीगेन करते हैं, और वापस रीगेन करने के लिए वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या बोला मैंने? जो भी मॉलिक्यूल इवापोरेट हुए रहते हैं, जो भी मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में सराउंडिंग में जा रहते हैं, वो मॉलिक्यूल अपने एनर्जी को वापस गेन करने के लिए सराउंडिंग से अपने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब वो मॉलिक्यूल सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सराउंडिंग का हीट कम हो जाता है, और सराउंडिंग का हीट जब कम हो गया तो सराउंडिंग कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इवापोरेशन का प्रोसेस होगा तो सराउंडिंग क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि इवापोरेट मॉलिक्यूल सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से आप फील किए होंगे कि जब भी हमारे बॉडी में स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो पसीना निकलने के बाद हमारा बॉडी ठंडा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमारे बॉडी से स्वेट बाहर निकलता है, पसीना बाहर निकलता है, तो जो भी स्वेटिंग मॉलिक्यूल है, जो भी पसीने के मॉलिक्यूल है, वो क्या करते हैं? अपने एनर्जी को वापस गेन करने के लिए हमारे बॉडी के हीट को गेन कर लेते हैं, हमारे बॉडी के हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब वो पसीना हमारे बॉडी के हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारे बॉडी का हीट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, और हमको ठंडा फील होगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आई थिंक आपको। अगर मैं इसके आंसर को एक वर्ड में डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि इसके पीछे रीजन क्या है? लेटेंट हीट। क्योंकि यहां पर स्टेट चेंज होने की वजह से जो भी एनर्जी रीगेन किया जा रहा है वो कब होता है? लेटेंट हीट की वजह से होता है। तो यहां पर हम रीजन लिख सकते हैं लेटेंट हीट। क्लियर है? तो एक वर्ड में अगर बोला जाए कि इवापोरेशन कॉज कूलिंग, व्हाई? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। और डिटेल में हमने समझ लिया कि जब भी इवापोरेशन होगा तो इवापोरेट वेपर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वापस अपनी एनर्जी को सराउंडिंग से रीगेन करते हैं, और उस वजह से सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है वो कूल हो जाता है, क्योंकि सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाती है, सराउंडिंग का हीट कम हो जाता है। तो हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसके क्वेश्चन के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, और जो भी इसके टॉपिक्स है वो हमने कवर कर लिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।